हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज से हम एक्सरसाइज 7A आपके सामने लेकर हाजिर हैं। ओके बेटा, क्लास 9 फिजिक्स आईसीएससी बोर्ड सेलिना कंसाइज की बात हो रही है। न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन है बेसिकली। देखो क्वेश्चन क्या लिखा है अ रे इज इंसिडेंट ऑन अ प्लेन मिरर, इट्स रिफ्लेक्टेड रे इज परपेंडिकुलर टू द इंसिडेंट रे, फाइंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस। आसान क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको बेसिकली 2 से 3 पॉइंट पता होने चाहिए, तो आपके लिए ज़्यादा बेहतरी होगी। ठीक है, बता देता हूँ, इसी में छोटे छोटे पॉइंट हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको पता होना चाहिए बेटा रिफ्लेक्शन क्या होता है। व्हाट इज रिफ्लेक्शन, आपको इस बात का पता होना चाहिए। व्हाट इज रिफ्लेक्शन? तो बेटा रिफ्लेक्शन एक फिनोमिना है। जब भी लाइट आपकी किसी भी ओपेक ऑब्जेक्ट को स्ट्राइक करती है, यानी टकराती है किसी ओपेक ऑब्जेक्ट से, तो वो जिस डायरेक्शन से आई थी ना, उधर ही को वापस मुड़ जाती है। और इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन कहते हैं। ठीक है, मैंने क्या क्या कहा? आपकी लाइट ओपेक ऑब्जेक्ट से टकराएगी और जिस मीडियम से वो आई थी उसी मीडियम में वो वापस लौट जाएगी। उसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे ये आपका कोई ओपेक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, लाइट यहाँ से आई, ठीक है, और इधर को चली गई। ये आपका ऑब्जेक्ट कौन सा? ये है ओपेक ऑब्जेक्ट। ओपेक ऑब्जेक्ट का मतलब भी बताता हूँ, परेशान मत होइए। ओपेक ऑब्जेक्ट, ओपेक ऑब्जेक्ट उस ऑब्जेक्ट को कहते हैं बेटा जिसके आर पार लाइट ट्रैवल ना हो सके। ठीक है, ऑब्जेक्ट की बेसिकली 3 कैटेगरी होती है। एक ट्रांसपेरेंट होता है जिसके आर पार लाइट बिल्कुल क्लियरली पास हो सकती है, जैसे आपका ग्लास का शीशा हो गया, ठीक है, ग्लास हो गया आपका, या कोई सा जार हो गया शीशे का। एक होता है ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट जिसके थ्रू लाइट पार्शियली पास होती है, यानी थोड़ी थोड़ी पास होती है। और फिर आता है आपका ओपेक ऑब्जेक्ट जिसके थ्रू लाइट बिल्कुल भी पास नहीं होती है। ठीक है, ट्रांसपेरेंट जिसके थ्रू पूरी पूरी लाइट पास होती है, ट्रांसलूसेंट जिसके माफ़ करिएगा ट्रांसपेरेंट जिसके थ्रू लाइट पूरी पूरी पास होती है, ट्रांसलूसेंट जिसके थ्रू लाइट थोड़ी थोड़ी पास होती है। जैसे आपका पेपर ले लीजिए, जैसे यही पेपर है, इसमें आप एक टॉर्च मारिए पीछे से, आगे साइड देखिए थोड़ी थोड़ी लाइट आएगी, ठीक है, तो इसको ट्रांसलूसेंट कहते हैं। अगला है आपका ओपेक ऑब्जेक्ट। ओपेक ऑब्जेक्ट के थ्रू लाइट बिल्कुल भी पास नहीं होती है। ठीक है, तो जब भी कोई लाइट की रे किसी ओपेक ऑब्जेक्ट को हिट करेगी, स्ट्राइक करेगी, तो वो जिस मीडियम से आई थी ना उसी मीडियम में वापस चली जाएगी। ठीक है, यानी टकरा के जिधर से आई थी उधर ही वापस चली जाएगी। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, जान लो, जिसको आप पढ़ोगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के अंदर। ठीक है, डेफिनेशन ज़्यादा नहीं लिख रहा हूँ, वो सब आपकी बुक में दी है, बस मुझे मतलब बताना था, मैंने बता दिया। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के कुछ लॉ हैं बेटा। जो रे आई है ना, इसको कहते हैं इंसिडेंट रे, आई से इसको डिनोट करते हैं। जो लाइट टकरा के वापस गई है इसको कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे, इसको आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, आपका जो ऑब्जेक्ट है उस पर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, इमेजिनरी लाइन होती है ये, इसको आप कहते हैं नॉर्मल, इसको एन से डिनोट करते हैं। ठीक है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल रे के बीच का जो एंगल होता है इसको कहते हैं एंगल आई, यानी या एंगल ऑफ इंसिडेंस कह लो। ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे और जो नॉर्मल के बीच का एंगल होता है इसको कहते हैं एंगल आर, या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कह लो। ये वाला होता है बेटा एंगल ऑफ ग्लांस ऑफ इंसिडेंस। वैसे इसका काम नहीं है आपके उसमें, जहाँ तक मेरा ख्याल है, लेकिन जान लो फिर भी, इसको कहते हैं एंगल ऑफ ग्लांस ऑफ इंसिडेंस। क्या कहते हैं, लिख दे रहा हूँ, एंगल ऑफ, ये एंगल का साइन होता है, ठीक है, एंगल ऑफ ग्लांस ऑफ आई, आई का मतलब वही इंसिडेंस समझ लो। एंगल ऑफ ग्लांस ऑफ इंसिडेंस होता है ये क्या होता है? वही है एंगल ऑफ ग्लांस ऑफ रिफ्लेक्शन। लिख लो, एंगल ऑफ ग्लांस ऑफ
रिफ्लेक्शन। ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फर्स्ट ये है बेटा कि आपकी इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे सेम प्लेन में होंगे। सर आपने ये क्या कह दिया, कुछ समझ में नहीं आया, थोड़ा और अच्छे से बताइए। मैंने क्या कहा, लिख लो पहले, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल। ठीक है, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस lies on the same plane। ठीक है, यानी इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे और रिफ्लेक्टेड रे इस पॉइंट पे, इसको कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। लिख लो, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इस पॉइंट पर तीनों एक प्लेन में लाई करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल समझना, थोड़ा सा आपको बताता हूँ अच्छे से। जैसे मान लो मेरा हाथ पे यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, तो इधर से क्या आएगी आपकी, इधर से आएगी आपकी इंसिडेंट रे, टकराएगी, एक मिनट मान लो यहाँ पे है, ठीक है, और इधर को गुजर जाएगी। समझ रहे हो, नहीं समझे मेरी बात? ये आपकी इंसिडेंस रे आई, ये रिफ्लेक्टेड निकल गई, और बीच में क्या होगा आपका, नॉर्मल होगा। एक बार फिर से दिखाई दे रहा है कि नहीं, समझ लो, थोड़ा मैं अच्छे से पकड़ नहीं पा रहा हूँ। ये आपके इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, और बीच में ये 90 डिग्री पे नॉर्मल है। तो ये तीनों ही रे इस पॉइंट पर जहाँ पर तीनों मीट कर रही हैं सेम प्लेन पे होगी। सेम प्लेन का मतलब कि मेरा हाथ, यानी ये तीनों मेरे हाथ पे ही होगी, मेरे हाथ के बाहर नहीं जाएगी। समझ रहे हो, मेरा हाथ एज अ प्लेन वर्क कर रहा है यहाँ पे। समझ रहे हो बेटा? तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल रे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे एक ही प्लेन पर लाई करती हैं। सेकेंड लॉ है बेटा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है, जिसको आप एंगल आई से दिखाते हो, ये बराबर होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। ये दो लॉ हैं जो आपको पता होने चाहिए रिफ्लेक्शन के मुताबिक, रिफ्लेक्शन के लॉ हैं। ठीक है, अगर रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन चाहते हो तो यहाँ पे लिख लो, मैं लिख देता हूँ। रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन बहुत आसान है बेटा, यहाँ पे लिखोगे इट इज़ द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, it is the bouncing back of light, it is the bouncing back of light when light ray strike a opaque object. It is the bouncing back of light when light ray strike a opposite, माफ़ करिएगा, when light ray strike a opaque object in the same direction। मतलब जिस डायरेक्शन से आई थी, मतलब जिस मीडियम से आई थी, डायरेक्शन तो बदला, जाहिर सी बात है, जिस मीडियम से आई थी उसी मीडियम में वापस चली गई। इन द सेम मीडियम from where it comes, जहाँ से आई थी उसी मीडियम में वापस चली गई। ठीक है, रिफ्लेक्शन बता दिया, सारी टर्मिनोलॉजी आपको समझा दी, दो ठो लॉस थे सीधे सीधे वो बता दिए। ठीक है, अब क्वेश्चन करते हैं। अब आपको ये वाला क्वेश्चन आ जाएगा, देखो क्या कह रहा है। लिखा है अ रे इज इंसिडेंट ऑन अ प्लेन मिरर। अब देखो सेम यही डायग्राम बनेगा, एक रे है जो प्लेन मिरर पे इंसिडेंट हुई है, इसको आप प्लेन मिरर मान लो। ओपेक ऑब्जेक्ट, प्लेन मिरर भी आपको ओपेक ऑब्जेक्ट होता है, उसके आर पार लाइट नहीं जा पाती है। कौन सा प्लेन मिरर? जो आपके बाथरूम में, आपके घर में, आपके डाइनिंग, माफ़ करिएगा, जो आपके सिंगारदान में लगा होगा। ठीक है, ड्रेसिंग टेबल जिसे कहते हैं। इट्स रिफ्लेक्टेड रे इज परपेंडिकुलर टू द इंसिडेंट रे, फाइंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस। बहुत आसान क्वेश्चन है, देख लो सॉल्यूशन। छोटा सा डायग्राम बना रहा हूँ, समझना। ये आपका मिरर है,
ठीक है, ये आपकी इंसिडेंट रे आई और ये ऐसे निकल गई। ये आई है इंसिडेंट रे, ये आर है रिफ्लेक्टेड रे। इसके बीच का एंगल कितना दिया है बेटा? 90 डिग्री आपको दिया हुआ है एंगल। ठीक है, ये चीज़ गिवन है। अब कुछ चीज़ आप अपनी तरफ से भी करोगे। एक फर्स्ट ऑफ ऑल नॉर्मल बनाओगे, एक नॉर्मल बनाओगे कि नहीं? नॉर्मल बना दो ऐसे करके। और आपको ये भी पता है कि इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल क्या कहलाता है? एंगल आई कहलाता है। रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल क्या कहलाता है? एंगल आर कहलाता है। क्लियर है? एंगल आई एंगल आर इक्वल होता है, ये भी आपको पता है बाय द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो इसके सॉल्यूशन में लिखोगे एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर होता है। ठीक है, इसका रीज़न क्या लिखोगे? बाय लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का लॉ है। क्लियर है? एंगल आई और एंगल आर का सम, एंगल आई एंगल आर का सम क्वेश्चन के हिसाब से कितना दिया है? 90 डिग्री दिया है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है इंसिडेंस। ठीक है, एंगल आई एंगल आर का सम 90 डिग्री है, लेकिन एंगल आई और एंगल आर बराबर भी होता है। ठीक है, रिफ्लेक्शन के लॉ के हिसाब से। तो एंगल आई की जगह तो एंगल आई ही पुट करोगे, और एंगल आर की जगह भी आप क्या पुट कर सकते हो? एंगल आई पुट कर सकते हो, क्योंकि दोनों बराबर है। इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर आप एंगल आई की जगह एंगल आर पुट कर दो, तो मैं कहूँगा बिल्कुल पुट कर सकते हैं बेटा, लेकिन यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस पूछा है, इस वजह से हम एंगल आर हटा के एंगल आई पुट कर रहे हैं। ठीक है, एंगल आई मिल के हो जाएगा 2 एंगल आई इज इक्वल टू 90 डिग्री। 2 को इधर शिफ्ट कर देंगे, 90 डिग्री को डिवाइड कर देगा 2, तो 90 अपॉन में 2 हो जाएगा। ठीक है, एंगल आई की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 45 डिग्री आ गई। क्लियर है? अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? बात है तो बताओ। ओके, चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, समझेंगे। देखो क्या लिखा है। लिखा है अ मैन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ प्लेन मिरर फाइंड हिज इमेज एट अ डिस्टेंस 6 मीटर फ्रॉम हिमसेल्फ। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ मैन फ्रॉम द मिरर? आसान क्वेश्चन है ये भी। देखो सॉल्यूशन, इसमें बस आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए। जो प्लेन मिरर होता है ना, उस पर जब इमेज बनती है तो उसकी कुछ प्रॉपर्टी होती है। उस प्रॉपर्टी में से आपको सिर्फ एक प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए इस क्वेश्चन को करने के लिए। वो एक प्रॉपर्टी क्या है मैं आपको बता दूंगा। जैसे देखो, दिखाई दे रहा है ना बेटा? अच्छा, समझना, आसान क्वेश्चन है। कह रहा है अ मैन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर। आप यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल प्लेन मिरर ऐसे बना लो। ठीक है, एक आदमी यहाँ पर खड़ा है। ठीक है, अ मैन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर फाइंड हिज इमेज एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर फ्रॉम हिमसेल्फ। एक आदमी यहाँ पे खड़ा है, वो अपनी इमेज 6 मीटर दूर देखता है अपने से। यानी अगर आदमी यहाँ पर है, ये आदमी यहाँ पर खड़ा है ना, तो इसको आप ऑब्जेक्ट कहोगे, ऑब्जेक्ट। अब प्लेन मिरर में इमेज बन रही तो जाहिर सी बात है मिरर के पीछे ही बनती है। प्लेन मिरर में आप रोज़ देखते हो। तो मान लो इमेज यहाँ पे बन रही है इसकी। ठीक है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? यहाँ से लेके यहाँ तक का ये है बेटा 6 मीटर। कितना है? 6 मीटर। आपसे पूछा क्या है? व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ मैन फ्रॉम द मिरर। आपसे ये डिस्टेंस पूछा है कि इस आदमी का यानी इस ऑब्जेक्ट का मिरर से कितना डिस्टेंस होगा। तो बेटा सिंपल सा प्रॉपर्टी है, उस इमेज की जो प्लेन मिरर के द्वारा बनेगी कि जितना डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का मिरर से होता है उतना ही डिस्टेंस इमेज का भी मिरर से होता है। मैंने क्या कहा? एक सिंपल सी प्रॉपर्टी है उन सारी इमेजेस की जो प्लेन मिरर पे बनती हैं कि जितना डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का मिरर से होता है उतना ही डिस्टेंस इमेज का भी मिरर से होता है। यानी ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस सेम होगा।
ठीक है, इतनी चीज़ समझ गए। बस इस चीज़ को वर्ड में लिख दो, उसके बाद सॉल्व कर लो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लिखोगे डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, फ्रॉम मिरर इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर। क्लियर है? तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर कितना है, यही तो पता करना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, फ्रॉम मिरर कितना आएगा बताओ। ये टोटल 6 दिया है, 6 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो इतना सा डिस्टेंस आ जाएगा। 6/2 करेंगे, डिवाइड कर देंगे, आंसर कितना आ जाएगा, 3 मीटर आ जाएगा। ठीक है, एक तरीका तो ये है कि ऐसे कर लो, और अगर थोड़ा और अच्छे वे में करना चाहते हो कि नहीं हम मैथ का इस्तेमाल कर रहे हैं पता चले, तो आपको कुछ नहीं करना है, इसको O मान लो, इस पॉइंट को, इसको A मान लो, इसको B मान लो। ठीक है, अब समझना, ये मैं ऑल्टरनेट मेथड बता रहा हूँ कि ऐसे भी कर सकते हो अगर चाह रहे हो कि थोड़ा मतलब लगे कि हम मैथ कर रहे हैं। ठीक है, OA प्लस में OB, OA प्लस में OB कितना दिया है, 6 दिया है। OA OB बराबर है, अभी बताया इस स्टेटमेंट के हिसाब से। ठीक है, तो OA प्लस में OB की जगह भी OA रख दो, इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। OA OA मिल के हो जाएगा 2OA इज इक्वल टू 6। 2 इधर शिफ्ट कर देंगे तो OA की वैल्यू कितनी आ गई, 6/2, 2 1 जा 2 3 जा, तो OA की वैल्यू कितनी आ गई, 3 मीटर आ गई। समझ रहे हो, ये चीज़ें हैं, एकदम सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है ना, चलो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्या लिखा है, लिखा है एन इंसेक्ट इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम इट। कह रहा है एक इंसेक्ट है जो प्लेन मिरर से 1 मिनट जो प्लेन मिरर से 1 मीटर की डिस्टेंस पे बैठा हुआ है। सिंपल सा क्वेश्चन है, प्लेन मिरर बनाया, ठीक है, ये मान लो आपका इंसेक्ट है, ये डिस्टेंस कितनी है बेटा, 1 मीटर है। अब जब इंसेक्ट यहाँ पर है तो इंसेक्ट की इमेज कहाँ बनेगी, वो जाहिर सी बात है मिरर के 1 मीटर पीछे बनेगी, मिरर के 1 मीटर पीछे बनेगी यहाँ पे। ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, O फॉर ऑब्जेक्ट, I फॉर इमेज। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है, वेयर इज द इमेज ऑफ द इंसेक्ट फॉर्म्ड। इमेज की इंसेक्ट कहाँ फॉर्म हुई है, तो ए पार्ट में क्या लिखोगे, द इंसेक्ट ऑफ इमेज इज फॉर्म्ड 1 मीटर बिहाइंड द मिरर, या तो डायरेक्ट लिख दो कि 1 मीटर बिहाइंड द मिरर। पूछ रहा था इमेज कहाँ फॉर्म हुई है, मिरर के 1 मीटर पीछे इमेज बनी है। बी पार्ट क्या कह रहा है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द इंसेक्ट एंड इट्स इमेज। इंसेक्ट और उसकी इमेज के बीच में कितना डिस्टेंस है, यानी टोटल कितना डिस्टेंस है, 2 मीटर का है। ठीक है, तो डायरेक्ट लिख दो 2 मीटर। समझ रहे हो, ये डायग्राम बना दोगे, इसको लिख दोगे, मार्क्स मिल जाएंगे अगर ऐसा कुछ आता है तो। वैसे इतने आसान आते नहीं क्वेश्चन, एक आध नंबर में पूछ ले तो अलग बात है, वैसे इतने आसान आते नहीं है। ठीक है, चलिए बुक में दिया है तो बताना पड़ रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या कह रहा है, लिखा है एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट 60 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर। इफ द मिरर इज नाउ मूव 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, हाउ डज द इमेज शिफ्ट फ्रॉम इट्स प्रीवियस पोजिशन। समझ रहे हो, आसान क्वेश्चन है, देखो कैसे करेंगे। यहाँ पर बेसिकली 2 केस दिए हुए हैं, केस नंबर 1 पहले उसका डायग्राम बनाएंगे। ये प्लेन मिरर आपको दिया है, ठीक है, यहाँ पर मान लो ऑब्जेक्ट है आपका, उसका डिस्टेंस प्लेन मिरर से दिया है 60 सेंटीमीटर का, सेंटीमीटर लिख लो 60 सेंटीमीटर।
काट के सही से लिख लो, 60 सेंटीमीटर। अब जब 60 सेंटीमीटर आगे ऑब्जेक्ट रखा है तो 60 ही सेंटीमीटर आगे आपकी क्या बनेगी, इमेज बनेगी कहीं यहाँ पे जाके, ठीक है ना। ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपका इमेज है। अब उसके बाद देखो सेकेंड केस में कह रहा है कि आपका जो मिरर है वो 25 सेंटीमीटर आगे खिसका दिया गया है, यानी ऑब्जेक्ट से 25 सेंटीमीटर दूर कर दिया गया है आपका मिरर। तो केस 2 देखो आप, ऑब्जेक्ट आपका अभी भी यहीं पर है, लेकिन जो मिरर है ना उसको 25 सेंटीमीटर आगे खिसका दिया गया है, यानी पहले मान लो यहाँ पे था, अब थोड़ा सा आगे खिसका दिया गया है, अब यहाँ पर है। पहले 60 था, ये 25 सेंटीमीटर और आगे खिसका दिया गया है, तो कितना हो जाएगा, 60 प्लस में 25 कितना आ जाएगा, 85 सेंटीमीटर। यानी अब 85 सेंटीमीटर डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच का, तो इमेज भी कितनी बनेगी, 85 सेंटीमीटर पीछे ही बनेगी। समझ रहे हो कि नहीं। ये दोनों केस आपने अच्छे से बना लिए हैं। अब देखिए क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, हाउ डज द इमेज शिफ्ट फ्रॉम इट्स प्रीवियस पोजीशन। इमेज अपने प्रीवियस पोजीशन से कितना शिफ्ट हुई है, आपको ये चीज बतानी है, ठीक है ना। इमेज अपने प्रीवियस पोजीशन से कितना शिफ्ट हुई है, आपको ये चीज बेटा बतानी है। तो कैसे बताओगे बेटा, बताओ। ये टोटल डिस्टेंस कितना होगा और ये टोटल डिस्टेंस कितना होगा, दोनों का डिफरेंस ले लोगे। इमेज के प्लेस में कितने का फ़र्क आया है या इमेज की पोजीशन में कितने का फ़र्क आया है आपको पता चल जाएगा, ठीक है। सॉल्यूशन देखो, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज, ठीक है, ऑब्जेक्ट एंड इमेज। एक केस 1 में देखोगे और एक केस 2 में देखोगे। केस 1 में कितना है ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का डिस्टेंस, 60 प्लस 60 यानी कि 120 सेंटीमीटर। केस 2 में कितना है 85 प्लस 85, ठीक है, यानी कि 170 सेंटीमीटर। इन दोनों का डिफरेंस ले लो, जो आपसे क्वेश्चन में पूछा है वो पता चल जाएगा, ठीक है। तो 170 माइनस 120 करेंगे, आंसर कितना आ जाएगा, 50 सेंटीमीटर आ जाएगा। यानी आपकी जो इमेज है वो 50 सेंटीमीटर शिफ्ट हुई है, ठीक है, ठीक है ना। तो आप लिखोगे इमेज शिफ्ट शिफ्ट 50 सेंटीमीटर from its previous position, from its previous position। क्लियर है अच्छे से, ओके। चलिए इसके बाद स्टूडेंट अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ओके देखो क्या कह रहा है, एक मिनट, चलिए ठीक है, दिखाई दे रहा है ना, मेन चीज़ है बस दिखना चाहिए, आगे पीछे उसकी कोई दिक्कत नहीं है। देखो क्या लिखा है, लिखा है एन ऑप्टिशियन वाइल टेस्टिंग द आइज ऑफ अ पेशेंट कीप्स अ चार्ट ऑफ लेटर्स 3 मीटर बिहाइंड द पेशेंट एंड आस्क हिम टू see the letters on the image of chart formed in a plane mirror kept at a distance 2 meter in front of him. At what distance is the chart seen by the patient? आसान क्वेश्चन है, लेकिन इसका सबसे मेन डायग्राम है, सबसे मेन चीज़ है डायग्राम। अगर आपने डायग्राम सही पकड़ लिया ना तो इस क्वेश्चन का जवाब दे दोगे। कह रहा है एक ऑप्टिशियन है, यानी ऑप्टिशियन किसे कहते हैं, जो आँख वगैरह चेक करते हैं। अगर आपकी आँख में कोई दिक्कत है, मेरी तो है, तो आप जाहिर सी बात है आपकी चश्मा लगेगा, तो आपकी आँख चेक कौन करेगा, वो ऑप्टिशियन करेंगे। बैठाते हैं, तरह तरह के लेंस लगाते हैं, सामने
शीशे में दिखाते हैं कि मतलब देख के पढ़िए कि आपको कहाँ तक आपकी विजन क्लियर है। ठीक है, तरह तरह के लेटर होते हैं उसमें, हर साइज़ के। लिखा है एन ऑप्टिशियन वाइल टेस्टिंग द आइज ऑफ अ पेशेंट कीप्स अ चार्ट ऑफ लेटर्स 3 मीटर बिहाइंड द पेशेंट। अब समझना, अब समझो, मान लो यहाँ पेशेंट बैठा हुआ है इस साइड मुंह करके, इसके पीछे साइड 3 मीटर आपका जो है चार्ट का लेटर या लेटर का चार्ट रखा हुआ है। तो चलिए यहाँ से 3 मीटर मान लो यहाँ पे चार्ट रखा हुआ है, ये इस पेशेंट का पिछवाड़ा है, इस बात ध्यान रखना। ठीक है, पिछवाड़ा समझते हो ना, पीछे का साइड, कोई गलत बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बस पीछे का साइड। एंड आस्क हिम टू सी द लेटर्स ऑन द इमेज ऑफ चार्ट फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर इन फ्रंट ऑफ हिम। ये जो डिस्टेंस है ये 3 मीटर दिया हुआ है, पेशेंट के पीछे रखा है लेटर का चार्ट, और आगे इसके मिरर लगा है इस तरीके से। पेशेंट और मिरर के बीच का डिस्टेंस कितना दिया है बेटा? ये दिया है आपको 2 मीटर। ठीक है, उसके बाद आपसे क्या कह रहा है, इसको थोड़ा बड़ा बना लो अगर चाहो तो। उसके बाद कह रहा है एट वॉट डिस्टेंस इज द चार्ट सीन बाय द पेशेंट। कह रहा है कितने डिस्टेंस पे चार्ट जो है पेशेंट को दिखाई देगा, आपसे ये चीज़ पूछ रहे। तो समझो बेटा, ये टोटल डिस्टेंस कितना है यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये समझ लो एज अ ऑब्जेक्ट काम कर रहा है, आप इसको ऐसे समझो। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा बेटा? 5 मीटर हो जाएगा। 2 मीटर और 3 मीटर को जोड़ दोगे तो आंसर यहाँ से यहाँ तक कितना आएगा? 5 मीटर आएगा। अब जब 5 मीटर ये एज अ ऑब्जेक्ट काम कर रहा है, मैंने आपको अभी बताया, ये जब एज अ ऑब्जेक्ट काम कर रहा है तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी? मिरर के 5 मीटर पीछे, यहीं तो बनेगी ना, यानी इसकी इमेज कुछ यहाँ पे बनेगी ऐसे करके। ठीक है, लाइन पे ध्यान मत दीजिएगा, बस डिस्टेंस सेम होना चाहिए, लाइन ऊपर नीचे हो सकती है। यहाँ पर आपकी इमेज बनेगी चार्ट की, ये इमेज है, और इमेज का डिस्टेंस कितना होगा? ये भी 5 मीटर होगा, क्योंकि भैया जितनी आगे आपका ऑब्जेक्ट रखा है शीशे के, उतने ही डिस्टेंस पे शीशे के पीछे आपकी इमेज बनेगी। ठीक है, आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? एट वॉट डिस्टेंस इज द चार्ट सीन बाय द पेशेंट। कह रहा है कितने डिस्टेंस पे पेशेंट आपका चार्ट देखेगा। पेशेंट यहाँ पर है, चार्ट की इमेज यहाँ पर है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस पूछ रहा है। डिस्टेंस कितना हो गया? 5 मीटर प्लस में 2 मीटर। आंसर कितना आ जाएगा बताइए? 7 मीटर आ जाएगा। समझते हो कि नहीं? ठीक है, तो आप लिखोगे कि एट, बस इसमें से यही करना था, डायग्राम बना दो, बाकी समझ के लिख लो। इसमें बस आपकी चेक कर रहा है कि आपकी लॉजिकल रीजनिंग कितनी है, आपको आप सही से समझ पाते हो क्वेश्चन की नहीं। ठीक है, क्वेश्चन की वर्डिंग को बस ध्यान देना है। तो आप लिखोगे एट अ डिस्टेंस ऑफ 7 मीटर चार्ट will be seen by the patient. Chart will be seen by the patient. ओके स्टूडेंट, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और इस वीडियो को उन बच्चों तक ज़रूर पहुंचाएं जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते। थैंक यू।